क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भाषा हमारी पहचान से कितनी गहराई से जुड़ी है? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी पर बात करने वाले हैं। हम अल्फोंस डौडे की लिखी एक बहुत ही मार्मिक और मशहूर कहानी द लास्ट लेसन की गहराई में उतरेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक स्कूल के दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान, संस्कृति और उस दर्द को दिखाती है जो अपनी ही भाषा छिन जाने पर होता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि जिस भाषा में आपने बचपन से बात की है, जिसमें आपने सपने देखे हैं, उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। अजीब लगेगा ना? अंदर तक झकझोर देने वाला एहसास है ये। और हमारी आज की इस कहानी का जो मुख्य भाव है, वो बिल्कुल इसी दर्दनाक एहसास के इर्द गिर्द घूमता है। ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारी भाषा सीधे तौर पर हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से यानी एक डरावनी सुबह से शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से फ्रांसीसी लड़के से जिसका नाम है फ्रांस। उस सुबह फ्रांस स्कूल जाने से बहुत डरा हुआ था, और सच कहूं तो उसका डर बिल्कुल लाजमी था। उसके सख्त टीचर एम हेमल उस दिन पार्टिसिपल्स के नियमों पर सवाल पूछने वाले थे, और फ्रांस को खैर उसे इसका क ख ग भी नहीं आता था। अब देखिए, इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड की तरफ। ये समय था फ्रैंको प्रशियन युद्ध का। फ्रांस बिस्मार्क के नेतृत्व वाले प्रशिया से हार गया था, और इसका नतीजा क्या हुआ? फ्रांस के दो प्रमुख जिलों एल्जेस और लॉरेन पर प्रशिया ने कब्जा कर लिया था। आपको बता दूं, टाउन हॉल के बाहर लगे बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2.5 सालों से सिर्फ और सिर्फ हार और नुकसान की बुरी खबरें ही छप रही थीं। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। लेकिन उस खास दिन बाहर का माहौल स्कूल के उस डरावने वातावरण से बिल्कुल अलग था। बाहर दिन बहुत ही गर्म और चमकीला था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और पास ही सॉमिल के पीछे प्रशियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। अब आप ही सोचिए, फ्रांस के लिए ये सब उन बोरिंग पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा आकर्षक था ना? उसका तो बस यही मन कर रहा था कि स्कूल छोड़ दे, बाहर इस खूबसूरत दिन का मजा ले और सार नदी के पास खेले। लेकिन फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल किया और किसी तरह स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। अजीब और खौफनाक सन्नाटा। जब फ्रांस आखिरकार स्कूल के पास पहुंचा तो उसे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हुआ। उसे लगा था कि रोज की तरह खूब शोर शराबा होगा और वो उसी शोर के बीच चुपचाप क्लास में खिसक जाएगा। लेकिन आज का नज़ारा एकदम अलग था। वहां एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी को भी डरा दे। ये बदलाव सच में बहुत चौंकाने वाला था। आम दिनों में क्या होता था? स्कूल के बाहर से ही बच्चों के एक साथ पाठ रटने की आवाज़ें आती थीं, डेस्क के खुलने बंद होने का शोर होता था, और एम हेमिल के भारी लोहे के रूलर के मेज़ पर टकराने की डरावनी आवाज़ें गूंजती रहती थीं। लेकिन आज बिल्कुल रविवार की सुबह जैसी खामोशी छाई हुई थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और सबसे डरावनी बात ये थी कि फ्रांस को इसी भयानक सन्नाटे के बीच सबके सामने से होकर अपनी सीट तक जाना पड़ा। क्लासरूम के अंदर का नज़ारा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। एम हेमिल ने आज अपने खास कपड़े पहने हुए थे। उनका वो सुंदर हरा कोट, झालरदार शर्ट और कढ़ाई वाली रेशमी टोपी। वो ये कपड़े सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज वाले दिन ही पहनते थे। और सबसे अजीब बात, क्लास के पीछे की जो बेंचें अक्सर खाली रहती थी, आज वहां गांवों के बुजुर्ग बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। उनमें ओल्ड हाउसर भी थे, अपनी 3 कोने वाली टोपी पहने और घुटनों पर एक पुरानी किताब रखे हुए। पूरा का पूरा माहौल बहुत ही गंभीर और अनजाना सा लग रहा था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो एक बहुत ही दिल तोड़ने वाले आदेश के बारे में है। इसके बाद जो हुआ, उसने मानो फ्रांस की पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। एम हेमिल, जो आमतौर पर बहुत ही सख्त मिजाज के थे, वो अपनी कुर्सी पर बैठे और एक बहुत ही गंभीर लेकिन कोमल आवाज में बच्चों से बात करने लगे। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। एम हेमिल के वो शब्द किसी बिजली के तरह गिरे। उन्होंने बताया कि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब से यहाँ के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये उनका फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ था। अचानक फ्रांस को अपने उस समय पर गहरा पछतावा होने लगा जो उसने पक्षियों के अंडे खोजने और खेल कूद में बर्बाद कर दिया था। जो किताबें कुछ देर पहले तक उसे एक भारी बोझ लग रही थी, वो अचानक उसके पुराने और सच्चे दोस्तों जैसी लगने लगी, जिन्हें वो अब कभी नहीं छोड़ना चाहता था। आपको बता दें, एम हेमिल ने इस स्कूल में पूरे 40 साल अपनी सेवा दी थी।
40 साल। अब फ्रांस को समझ में आ रहा था कि गांव के वो बुजुर्ग पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे थे। वे वहां एम हिमल की इन 40 वर्षों की वफादार सेवा को सम्मान देने आए थे और साथ ही अपनी उस मातृभाषा को आखिरी विदाई देने आए थे जो अब कानूनी तौर पर उनकी नहीं रही थी। आइए अब चौथे भाग पर नजर डालते हैं, आजादी की चाबी। जब पाठ सुनाने की फ्रांस की बारी आई तो वो पहले ही शब्द पर अटक गया। वो सिर झुकाए खड़ा रहा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि एम हिमिल ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा। इसके बजाय उन्होंने जो कहा वो सच में बहुत गहरा और विचार करने लायक था। एम हिमिल ने पढ़ाई ना करने के लिए सिर्फ फ्रांस को दोष नहीं दिया, उन्होंने इस लापरवाही के लिए सभी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि माता-पिता अक्सर बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उन्हें खेत या मिल में काम पर भेजने को अहमियत देते थे ताकि कुछ पैसे कमाए जा सकें। और यहाँ तक कि खुद एम हिमिल ने भी माना कि जब भी उनका मछली पकड़ने का मन होता था तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे या उन्हें पौधों को पानी देने के लिए भेज देते थे। और छात्र, उन्होंने भी हमेशा यही सोचकर पढ़ाई को टाला कि अभी तो बहुत समय है। मतलब सबने अपनी भाषा और अपनी शिक्षा को बहुत ही हल्के में लिया था। एम हिमल ने आगे कहा कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा है। उन्होंने एक बहुत ही दमदार रूपक का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि जब किसी समुदाय को गुलाम बनाया जाता है तो उनकी अपनी भाषा ही उनकी आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार होती है। ये बिल्कुल एक चाबी की तरह है। अगर वे अपनी भाषा भूल गए तो समझ लीजिए उनकी पहचान हमेशा के लिए खो जाएगी और फिर कोई उन्हें आज़ाद नहीं करा पाएगा। इसके बाद जब लिखने का पाठ शुरू हुआ तो एम हिमल नई कॉपियां लेकर आए। इन कॉपियों पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सिस। क्लास में डेस्क पर रखी वो कॉपियां ऐसी लग रही थीं मानो छोटे छोटे फ्रांसीसी झंडे पूरी कक्षा में लहरा रहे हों। क्लास में इतनी शांति थी कि बस कागज पर पेन के चलने की खुरचती हुई आवाज आ रही थी। और उसी सन्नाटे में जब छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगूं कर रहे थे तो फ्रांस के मन में एक बहुत ही मासूम लेकिन दर्दनाक सवाल आया। उसने सोचा, क्या ये प्रश्न लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? क्लास के बीच बीच में फ्रांस देख रहा था कि एम हिमल कमरे की हर एक चीज को ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे थे जैसे वो उस पूरे कमरे की तस्वीर हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हों। जरा सोचिए, पिछले 40 सालों में बाहर लगाए गए अखरोट के पेड़ अब कितने बड़े हो गए थे। उनके अपने हाथों से लगाई गई हॉपवाइन की बेल अब छत तक पहुंच गई थी और उसी पल ऊपर के कमरे से उनकी बहन के ट्रंक पैक करने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़कर हमेशा के लिए जाना था। ये सब उनके दिल के टुकड़े कर रहा था। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर पहुंच चुके हैं। फ्रांस अमर रहे। जैसे जैसे क्लास अपने अंत की ओर बढ़ी, भावनाओं का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। चर्च की घड़ी में ठीक 12 बजे और ठीक उसी समय बाहर अभ्यास कर रहे प्रूशियन सैनिकों की तुरही की तेज आवाजें गूंजने लगीं। ये एक बहुत ही कठोर रिमाइंडर था कि बस अब उनका समय समाप्त हो चुका है। इस पूरे नज़ारे का सबसे मार्मिक पल तब आया जब पीछे बैठे ओल्ड हाउजर ने अपना चश्मा पहना और बच्चों के साथ अक्षरों का उच्चारण करना शुरू किया। भावनाओं की वजह से उनकी आवाज़ कांप रही थी, वो रो रहे थे। एक पूर्व मेयर को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखना, ये जितना अजीब लग रहा था उससे कहीं ज्यादा ये दिल को चीर देने वाला था। उस वक्त क्लास में मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। तभी एम हिमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। वो बहुत पीले और कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश तो की, लेकिन उनका गला पूरी तरह से रुंध गया, जैसे कोई चीज उन्हें बोलने से रोक रही हो। फिर वो चुपचाप ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीव लव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। फिर बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे टिका लिया और बस हाथ के इशारे से बता दिया कि क्लास खत्म हो गई है और अब सब जा सकते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी संस्कृति की आवाज़ को, जो उसकी आत्मा होती है, जबरदस्ती खामोश कर दिया जाता है तो लोगों के पास असल में बचता ही क्या है? ये सिर्फ कुछ शब्दों या व्याकरण का नुकसान नहीं है, ये एक पूरी पहचान, एक इतिहास और आज़ादी का नुकसान है। ये कहानी हमें अपनी मातृभाषा और अपनी जड़ों के महत्व को गहराई से समझने पर मजबूर करती है। तो अगली बार जब आप अपनी भाषा में बात करें तो उसकी ताकत को ज़रूर महसूस कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।